ये रेडियो दस्तक का प्रसारण है FM बैंड 90.8 मेगाहर्ट्ज पर मालवा का अपना पहला कम्युनिटी रेडियो। रेडियो दस्तक बोलता है मन की बोली। नमस्कार दोस्तों, आप सुन रहे हैं आपका अपना और उज्जैन का पहला कम्युनिटी रेडियो दस्तक 90.8 FM। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि इस वर्ष हम आज़ादी का 75वां अमृत महोत्सव मना रहे हैं, यानी कि हमारे देश को आज़ाद हुए पूरे 75 साल हो चुके हैं। दोस्तों, हमने आज तक बहुत सारे स्वतंत्रता सेनानियों को जाना है, मगर ऐसे भी कई वीर नायक रहे हैं जो गुमनामी के अंधेरे में रहकर देश की सेवा का कार्य करते रहे। इन वीर सैनिकों ने देश की आज़ादी में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, लेकिन उनकी वीर गाथाएं आज बहुत कम लोग जानते हैं। इसलिए रेडियो दस्तक 90.8 FM और शासकीय माधव विज्ञान महाविद्यालय की संयुक्त प्रस्तुति आज़ादी के गुमनाम नायक में हम आपके साथ साझा करेंगे 75 गुमनाम वीर नायकों की कहानी। इस कार्यक्रम का उद्देश्य आप सभी श्रोताओं को भारत के गुमनाम वीर नायकों के बारे में जानकारी देना है। आज़ादी के गुमनाम नायक कार्यक्रम की पिछली कड़ियों में हमने कई वीर नायकों की कहानी सुनी और आज हम और भी नायकों की कहानी सुनेंगे। कार्यक्रम को शुरू करने से पहले आइए सुनते हैं शासकीय माधव विज्ञान महाविद्यालय का कुलगान। शिक्षा का धाम 64 कला सीखने आए स्वयं यहाँ घनश्याम। महाकाल वन में विद्या का मंदिर मंगलमय है माधव विज्ञान महाविद्यालय तेरी जय है। महाकाल वन में विद्या का मंदिर मंगलमय है माधव विज्ञान महाविद्यालय तेरी जय है। जय है जय है जय है तेरी जय है। परिसर में लाखों बच्चों के जीवन निखरे हैं। यह मानव का गौरव जग में इसकी ऊंची ताती, जिसकी यश गाथा क्षिप्रा की धारा कल कल गाती, जिसकी यश गाथा क्षिप्रा की धारा कल कल गाती। सेवा भाव समर्पण शिक्षा की जिसमें एक लय है माधव विज्ञान महाविद्यालय तेरी जय है माधव विज्ञान महाविद्यालय तेरी जय है। जय है जय है जय है तेरी जय है। जय है जय है जय है तेरी जय है।
कराता नूतन अनुसंधान यहाँ, गायन वादन समरसता है संस्कार विज्ञान यहाँ। भव्य सिंधु जो ज्ञान बिंदु की लहरों से शोभित है, जिसके सत्यम ज्ञान मनंतम पर दुनिया मोहित है। जिसके सत्यम ज्ञान अनंतम पर दुनिया मोहित है। विक्रम कुल में सरस्वती का जो पावन आलय है माधव विज्ञान महाविद्यालय तेरी जय है। हे माधव विज्ञान महाविद्यालय तेरी जय है। महाकाल वन में विद्या का मंदिर मंगलमय है माधव विज्ञान महाविद्यालय तेरी जय है। महाकाल वन में विद्या का मंदिर मंगलमय है माधव विज्ञान महाविद्यालय तेरी जय है। जय है जय है जय है तेरी जय है। जय है जय है जय है तेरी जय है। दोस्तों, अभी आपने सुना शासकीय माधव विज्ञान महाविद्यालय का कुलगान। यह कार्यक्रम मध्य प्रदेश के उच्च शिक्षा मंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी की प्रेरणा और मार्गदर्शन तथा महाविद्यालय के यशस्वी प्राचार्य डॉक्टर अर्पण भारद्वाज जी और कार्यक्रम के संयोजक डॉक्टर शोभा शुचे मैडम और उनकी टीम के माध्यम से ही संपन्न हो पाया है। तो आइए शुरू करते हैं हमारा विशेष कार्यक्रम आजादी के गुमनाम नायक। ये है आपका अपना उज्जैन का पहला कम्युनिटी रेडियो, रेडियो दस्तक 90.8 FM। सुनेगा उज्जैन, बढ़ेगा उज्जैन। माधव विज्ञान महाविद्यालय और रेडियो दस्तक 90.8 के संयुक्त तत्वाधान में स्वतंत्रता के 75 वर्षगांठ पे अमृत महोत्सव के अवसर पर जो ये कार्यक्रम की शुरुआत की गई है वो वास्तव में बहुत प्रेरणादायी रहेगी, ऐसा मेरा मानना है। मैं अभय मराठे, उज्जैन और माधव विज्ञान महाविद्यालय का पूर्व छात्र भी रहा हूँ। 7 अक्टूबर 2022 ये दिनांक बड़ा महत्वपूर्ण रहा है, क्योंकि अगर आपको बता दे बंग के दौरान, आंदोलन के दौरान अरविंद घोष ने जब स्वदेशी आंदोलन की घोषणा करी थी और ये स्वदेशी आंदोलन की घोषणा करने के बाद इसकी जो हवा चली तो पूरे देश भर में, उसके साथ में महाराष्ट्र में पहुंची। वहाँ के एक लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक, उन्होंने फिर आह्वान किया हमें भी ऐसा कुछ करना चाहिए कि विदेशी कपड़ों का बहिष्कार करना चाहिए। और जब ये बात वहाँ के स्वतंत्र वीर विनायक दामोदर सावरकर जो फर्ग्यूसन कॉलेज में पढ़ रहे थे उनके पास पहुंची, उन्होंने अपने मित्रों की एक बैठक बुलाकर यह तय किया कि हमें भी इस बहिष्कार के आंदोलन में समर्थन और साथ देना चाहिए। और यह तय करा कि हम विदेशी कपड़ों की होली जलाएंगे। जब यह बात लोकमान्य तिलक जी को बताने गए तो लोकमान्य तिलक जी ने उनको बताया कि 1-2 कपड़े जलाकर सिर्फ सांकेतिक रूप से इस प्रकार से आप आंदोलन न करिए। इसका आंदोलन का ऐसा रिएक्शन होना चाहिए कि वो दूर दूर तक आवाज जाए। सावरकर जी थे, उन्होंने घर घर जाके विदेशी कपड़ों को एकत्र करा। 1-2 नहीं बल्कि 7 बैलगाड़ी भरकर कपड़े इकट्ठा करे। 7 अक्टूबर को 1905 को जब दशहरा था, दशहरे के दिन उन्होंने वो 7 बैलगाड़ी भरकर जुलूस निकाला और पुणे के लाकड़ी पुल में जाकर उसकी होली जलाई। उस होली के लपटों में अंग्रेज झुलस रही थी। होली जलाने के पश्चात लोकमान्य तिलक का भाषण हुआ और उससे अधिक जो उग्र भाषण दिया सावरकर जी ने, और उसका रिएक्शन होना ही था। उनको फर्ग्यूसन कॉलेज के हॉस्टल से निष्कासित किया गया और 10 रुपए का जुर्माना लगाया गया। आपको पता है 1907 के अंदर 10 रुपए बहुत ज्यादा रकम हुआ करती थी। विद्यार्थियों ने पैसा एकत्र करके वो जुर्माना भरा और एक ऐसे एकमात्र क्रांतिकारी रहे हैं जिनको स्वदेशी आंदोलन में या विदेशी कपड़े जलाने के आरोप में हॉस्टल से निष्कासित किया गया, छात्रावास से निष्कासित किया गया। ऐसे वीर सावरकर जब होली जलाने के बाद पूरे पेपरों के अंदर, उस दिनों के समाचार पत्रों के अंदर जब छपा, तब एक छोटा सा समाचार यह भी छपा था कि कुछ नेताओं ने उसका विरोध किया था। उन्होंने कहा था ये अहिंसा के सिद्धांत में नहीं आता। लेकिन आपको ये बता दूं मैं, उसके ठीक 17 साल के बाद अक्टूबर 1921 में महात्मा गांधी ने
इसी प्रकार से विदेशी कपड़ों की होली मुंबई में जलाई थी। ये भी एक इतिहास रहा है। यानी मूलतः अगर हम देखे जाए तो विदेशी कपड़ों का बहिष्कार और स्वदेशी आंदोलन की शुरुआत जो अरविंद घोष ने की थी, उसके बाद में सावरकर जी ने उसको लिया हाथ में। और एक और बात रही है कि सरदार भगत सिंह ने भी इसी प्रकार से विदेशी कपड़ों की होली जलाई थी। इस प्रकार से ये दिवस बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि 115 वर्ष पहले सावरकर जी ने जिसका शुभारंभ करा था, ऐसे स्वदेशी जागरण आज भी हमें करना चाहिए। हमें स्वदेशी वस्तुओं का स्वीकार करना चाहिए, वापरना चाहिए और विदेशी कपड़ों का, विदेशी सामानों का बहिष्कार करना चाहिए। और रेडियो दस्तक के माध्यम से मैं आपसे कहना चाहता हूं कि आप भी जो अमृत मंथन चल रहा है, उस मंथन के अंदर हम भी एक प्रतिज्ञा करें कि हम आने वाले दिनों में हम सिर्फ स्वदेशी कपड़ों का और स्वदेशी वस्तुओं का हम स्वीकार करेंगे, उसका उपयोग करेंगे। धन्यवाद। भारत माता की जय। वंदे मातरम। जय हिंद। आप सुन रहे हैं उज्जैन का अपना रेडियो दस्तक 90.8 FM। सुनेगा उज्जैन, बढ़ेगा उज्जैन। आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। मैं राहुल राठौड़ आप सभी का माधव विज्ञान महाविद्यालय और रेडियो दस्तक 90.8 FM के सौजन्य से आयोजित आज़ादी के गुमनाम नायक कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत करता हूं। साथ ही आप सभी को आज़ादी के अमृत महोत्सव की बहुत बहुत शुभकामनाएं। जैसा कि भारत आज़ादी के 75 वर्ष पूर्ण कर रहा है, इन वर्षों में भारत ने अनेक लक्ष्यों को प्राप्त कर एक महान राष्ट्र के रूप में विश्व पटल पर अपने आप को स्थापित किया है और आगे भी भारत अपने प्रयासों को और बड़ा बना अपने लक्ष्यों को और मजबूती के साथ आगे बढ़कर प्राप्त करेगा। भारत एक युवा राष्ट्र है और भारत के युवाओं की कर्तव्य निष्ठा, कर्मठता, तार्किकता और दृढ़ संकल्प से ही वर्तमान भारत और भविष्य का भारत बनेगा। और इसी भारत की आज़ादी में अनेक युवाओं ने, युवक युवतियों ने, महिलाओं ने, बुजुर्गों ने भारतीयता के लिए अपने पूर्ण समर्पण को झोंक अपने प्राणों के बलिदान से भारत के आज़ाद तिरंगे को फहराया और भारत को आज़ाद भारत बनाया। परंतु इस आज़ादी के महासंग्राम में अनेक वीर वीरांगनाओं के समर्पण को, संघर्ष को और उनके बलिदान को गुमनामी की राहों में हमने पाया। आज हम उन्हीं महान विभूतियों से, उनके समर्पण से रूबरू होंगे जिन्होंने नए भारत, आज़ाद भारत को स्वरूप दिया। और उन्हीं चमकते सितारों में एक नाम कन्हैयालाल मानेकलाल मुंशी, जो गुजरात की भूमि से, जो सरदार वल्लभ भाई पटेल की जमी कही जाती है, उस भूमि से उन्होंने अपना जन्म लिया। उनका जन्म 29 दिसंबर 1887 को हुआ। वह लोकप्रिय नाम से घनश्याम व्यास के नाम से जाने जाते थे। उन्होंने 1930 में एक शैक्षिक ट्रस्ट भारतीय विद्या भवन की स्थापना की। श्री अरबिंदो के प्रभाव में उनका झुकाव क्रांतिकारी समूह की ओर रहा और वो भारत की आज़ादी में तत्परता के साथ लगे रहे। लेकिन मुंबई में बसने के बाद वह इंडियन होम रूल मूवमेंट में शामिल हो गए और 1915 में इसके सचिव बने। 1927 में वे बॉम्बे विधानसभा के लिए चुने गए और बारडोली सत्याग्रह के बाद वे इस्तीफा दे गए। उन्होंने उस संघर्ष में अपने आप को पाया कि वह अपने आप को अकेला महसूस कर रहे हैं और बारडोली सत्याग्रह के संबंध में उनके अपने विचार और स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के विचारों में मतभेदता के कारण उन्होंने अपना इस्तीफा दे दिया। उन्होंने 1930 और 1932 में सविनय अवज्ञा आंदोलन में भाग लिया और उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया और 1932 में 2 साल जेल में बिताए जाने के बाद मुंशी 1937 बॉम्बे प्रेसिडेंसी चुनाव में चुने गए और गृह मंत्री के रूप में उन्होंने बॉम्बे में सांप्रदायिक दंगों को दबा दिया। 1940 में व्यक्तिगत सत्याग्रह में भाग लेने के बाद मुंशी को फिर से गिरफ्तार कर लिया गया। उनके जीवन के बारे में हम और कुछ जानें तो उनके जीवन में वो एक ब्राह्मण परिवार में जन्म लेने वाले एक ऐसे संतान के रूप में भारत की सरजमी पे आए कि भारत की सरजमी गौरवान्वित महसूस करने लगी। उनके हृदय में भारत की गौरवशाली सांस्कृतिक, बौद्धिक और आध्यात्मिक धरोहरों के प्रति अगाध श्रद्धा थी। 1910 में मुंशी ने बम्बई विश्वविद्यालय से LLB की उपाधि भी प्राप्त की और वकालत शुरू करने के बाद उच्च न्यायालय के प्रमुख वकीलों में वे बने गए और माने गए। हिंदू कानून पर मुंशी को असाधारण महारत हासिल थी। उन्होंने अनेक तर्क संगत ज्ञान व विज्ञान की किताबों से, धर्मशास्त्रों के गंभीर तर्क संगत से अध्ययन प्राप्त किया
और उन तर्क संगतों को अपनी वकालत में उन्होंने बहुत ही अनुयायी ढंग से प्राप्त किया। उन्होंने जो विद्या भवन स्थापित किया उसमें 1938 में मुंशी और उनके 3 मित्रों द्वारा 250 रुपये प्रतिवर्ष के योगदान से स्थापित भारती भवन के आज सारे विश्व में 120 केंद्र हैं और इनसे जुड़े 350 से अधिक शैक्षणिक संस्थान आज पूरे विश्व में इस गौरवशाली अतीत को हमारे सामने प्रस्तुत करते हुए दिखाते हैं। स्वतंत्रता संग्राम में इनकी योगदान में अनेक महान विभूतियों के साथ में इन्होंने भारत के स्वतंत्रता संग्राम को आगे बढ़ाया। सरदार वल्लभ भाई पटेल, एनी बेसेंट, ऐसे अनेक नाम हैं जिन्होंने एनी बेसेंट के साथ इन्होंने होम रूल की स्थापना की और सरदार वल्लभ भाई पटेल के नेतृत्व में 1928 में बारडोली सत्याग्रह में कन्हैयालाल मुंशी जी ने बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया। 1931 में सविनय अवज्ञा आंदोलन में भाग लिया और साथ ही इन्होंने संविधान निर्माण में भी अपनी गठजोड़ भूमिका निभाई। इन्होंने हिंदी और देवनागरी लिपि को नए भारतीय संघ की राजभाषा का स्थान दिलाने में मुंशी सबसे आगे रहे और प्रमुख भूमिका निभाई। 14 सितंबर 1949 को संविधान सभा के निर्णय को प्रतिवर्ष हिंदी दिवस के रूप में मनाया जाता है और हम हिंदी की गौरव गाथा इस दिवस मनाने के लिए अग्रसित होते हैं और इसके पीछे कन्हैयालाल जी, मुंशी मानेकलाल का ही हाथ है। आज हिंदी दिवस के रूप में हम प्रतिवर्ष अपनी हिंदी भाषा को मातृभाषा और राष्ट्रभाषा के रूप में गौरवान्वित महसूस करते हैं। भारतीय संविधान की पहली पंक्ति है, इंडिया दैट्स इज भारत। वाक्यांश का अर्थ केवल एक भूभाग नहीं बल्कि एक अंतहीन सभ्यता है, ऐसी सभ्यता जो अपने आत्मनवीनीकरण के जरिए सदैव जीवित रहेगी। ये बाद में उत्तर प्रदेश के राज्यपाल भी रहे और इन्होंने हैदराबाद के निज़ाम जो कि भारत की रियासतों में मिलने के लिए तैयार नहीं था, उसके संघर्ष में सरदार वल्लभ भाई पटेल के साथ इन्होंने हाथों से हाथ आगे बढ़ाकर काम किया। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के राष्ट्रपति चुने जाने के बाद मुंशी केंद्रीय मंत्रिमंडल में उनके स्थान पर वो कृषि खाद्य मंत्री भी बने। इनका साहित्यिक जीवन भी बहुत ही अनूठा रहा है। इन्होंने मुंशी प्रेमचंद के साथ हंस पत्रिका का संपादन किया और कन्हैयालाल मुंशी एक असाधारण साहित्यकार थे। उन्होंने गुजराती, हिंदी व अंग्रेजी में 100 से ज़्यादा उत्कृष्ट ग्रंथों की रचना की है। संस्कृत विश्व परिषद तथा हिंदी साहित्य सम्मेलनों की अगुवाई भी वो कर चुके हैं। एक शिक्षाविद के रूप में मुंशी जी ने अनेक शैक्षणिक संस्थानों की स्थापना की। इनमें सबसे लोकप्रिय है सरदार पटेल के साथ मिलकर आणंद में भारतीय कृषि संस्थान की स्थापना, जो आज एक पूर्ण विश्वविद्यालय है। ये है आपका अपना उज्जैन का पहला कम्युनिटी रेडियो दस्तक 90.8 FM। सुनेगा उज्जैन, बढ़ेगा उज्जैन। रेडियो दस्तक 90.8 FM पर कार्यक्रम आजादी के गुमनाम नायक में अभी आपने राहुल जी से एक गुमनाम वीर नायक की कहानी सुनी। तो आइए सुनते हैं देशभक्ति से भरा एक गीत पूजा जी की आवाज में। जय हे
आपका अपना उज्जैन का पहला कम्युनिटी रेडियो रेडियो दस्तक 90.8 FM। सुनेगा उज्जैन, बढ़ेगा उज्जैन। आप सुन रहे हैं रेडियो दस्तक 90.8 FM पर कार्यक्रम आजादी के गुमनाम नायक। दोस्तों, कार्यक्रम में आगे बढ़ते हुए आइए सुनते हैं एक और गुमनाम वीर नायक की अमर गाथा राहुल जी की आवाज में। ये है आपका अपना उज्जैन का पहला कम्युनिटी रेडियो रेडियो दस्तक 90.8 FM। सुनेगा उज्जैन, बढ़ेगा उज्जैन। ऐसे गौरवशाली और भारत के स्वतंत्रता संग्राम में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाली विभूतियों के बारे में आज आप सभी के सामने मुझे बताते हुए गौरव महसूस कर रहा हूं। और इसी कड़ी में ऐसे अनेक स्वतंत्रता संग्राम सेनानी हैं जो गुमनामी की राहों पर कहीं दूर अपने आप को पा रहे थे। आज इस विदा से हम उन अनेक स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों की गौरव गाथाओं को आपके सामने प्रस्तुत कर रहे हैं। उसी कड़ी में, उसी श्रृंखला में एक दूसरा नाम है पुरुषोत्तम कागोडकर, दक्षिणी गोवा। इनका जन्म 1913 में हुआ। उन्होंने अंडरग्राउंड गतिविधियों में भारत छोड़ो आंदोलन में भाग लिया। वे वर्धा के आश्रम में महात्मा गांधी से जुड़े। उन्होंने 1945 में एक सामाजिक राजनीतिक संगठन गोवा सेवा संघ की स्थापना की। उन्होंने खादी के कपड़ों के उत्पादन के लिए कतई कक्षाओं का आयोजन भी किया और भारत के युवाओं को और भारत की आज़ादी के संघर्ष में जो गांधी जी ने चरखे को प्रतीक बनाया था, उसके हाथों में हाथ लिए वो आगे बढ़े। उन्होंने प्रार्थना और प्रवचन का आयोजन किया। जिस प्रकार से हम जानते हैं कि बाल गंगाधर तिलक ने गणेश उत्सव को एक भारत की एकता के सूत्र में बांधने के लिए गणेश उत्सव की शुरुआत की, उसी प्रकार से पुरुषोत्तम कागोडकर जी ने प्रार्थना और प्रवचन का आयोजन किया। वे सेवा दल के भारतीय राष्ट्रीय ध्वज फहराए जाने पर उनके साथ रहे। उन्होंने चरखा भी वितरित किया और सविनय अवज्ञा आंदोलन के लिए गोवा सेवा दल के स्वयंसेवकों और अन्य बलों को संगठित किया। प्रादेशिक सैन्य अदालत ने उन पर मुकदमा चलाया और उन्हें 9 साल का कारावास सुनाया गया। वह 15 वर्षों तक नागरिक अधिकारों से वंचित रहे और उन्हें पुर्तगाल भेज दिया गया। वह 1956 में रिहा हुए और 1957 में गोवा लौट आए। 1988 में उनकी मृत्यु हो जाती है, पर उनके जीवन से हमको ये सीखने को मिलता है कि उन्होंने किस प्रकार से भारत के स्वतंत्रता संग्राम की अनेक कड़ियों को एक सूत्र में बांधने का, एक साहित्यिक सूत्र के साथ साथ एक रचनात्मक शैली के साथ आगे बढ़ाकर प्रार्थना और प्रवचन के आयोजन के साथ में भारत की एकता को आगे बढ़ाना, ये पुरुषोत्तम कागोडकर जी के जीवन का सार्वत्रिक गौरव अनुभव देता है। ये है आपका अपना उज्जैन का पहला कम्युनिटी रेडियो रेडियो दस्तक 90.8 FM। सुनेगा उज्जैन, बढ़ेगा उज्जैन। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि पिछले एपिसोड में हमने टीबी कुन्हा जी और मृदुला साराभाई जी की कहानी सुनी थी, जिसे सुनकर रेडियो दस्तक के श्रोताओं ने उनके विचार हमारे साथ साझा किए। तो आइए सुनते हैं रेडियो दस्तक के श्रोताओं के कुछ विचार। ये है आपका अपना उज्जैन का पहला कम्युनिटी रेडियो रेडियो दस्तक 90.8 FM। सुनेगा उज्जैन, बढ़ेगा उज्जैन। नमस्कार, मेरा नाम स्मिता गर्ग है। मैंने रेडियो पर कार्यक्रम आज़ादी के गुमनाम नायक को सुना। यह कार्यक्रम रेडियो दस्तक 90.8 FM और माधव साइंस कॉलेज के संयोजन से प्रसारित हो रहा है, जिसमें उन वीर नायकों के बारे में बताया गया है जिनका देश को आज़ाद कराने में महत्वपूर्ण योगदान रहा है और आज के इस युग में उनका नाम कहीं गुमसा हो गया है। उनकी वीरता को मैं नमन करती हूँ। रेडियो दस्तक का धन्यवाद करती हूँ। ये है आपका अपना उज्जैन का पहला कम्युनिटी रेडियो रेडियो दस्तक 90.8 FM। सुनेगा उज्जैन, बढ़ेगा उज्जैन। नमस्कार, मेरा नाम नंदिनी शर्मा है। मैं एक छात्रा हूँ। मैंने रेडियो दस्तक 90.8 FM पर आज़ादी के गुमनाम नायक कार्यक्रम को सुना। इस कार्यक्रम के माध्यम से मैं भारत के उन गुमनाम वीरों के बारे में जान पाई जिनसे मैं अनजान थी। मैं रेडियो दस्तक को धन्यवाद करती हूँ कि इस कार्यक्रम को प्रसारित किया जा रहा है और मेरे जैसे अन्य श्रोताओं को भारत के गुमनाम नायकों के बलिदान से अवगत कराया। धन्यवाद। आप सुन रहे हैं रेडियो दस्तक 90.8 FM पर शासकीय माधव विज्ञान महाविद्यालय के सहयोग से प्रसारित कार्यक्रम आज़ादी के गुमनाम नायक। और दोस्तों, अभी आपने सुने हमारे श्रोताओं के कुछ विचार। अगर आप भी अपने विचार हमारे साथ साझा करना चाहते हैं तो आप हमें भेज सकते हैं रेडियो दस्तक के व्हाट्सएप नंबर 9406894068 पर। और साथ ही में आप जुड़ सकते हैं रेडियो दस्तक के सोशल मीडिया अकाउंट्स फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर, शेयरचैट और यूट्यूब पर। तो दोस्तों, समय हो चुका है आपसे विदा लेने का, लेकिन हम फिर मिलेंगे आज़ादी के गुमनाम नायक कार्यक्रम के अगले एपिसोड में कुछ और वीर नायकों की कहानियों के साथ। तो सुनते रहिए आपका अपना और उज्जैन का पहला कम्युनिटी रेडियो रेडियो दस्तक 90.8 FM। सुनेगा उज्जैन, बढ़ेगा उज्जैन।
ये है आपका अपना उज्जैन का पहला कम्युनिटी रेडियो, रेडियो दस्तक 90.8 FM। सुनेगा उज्जैन, बढ़ेगा उज्जैन।